My dear friends, welcome to the Prep Journal IS. Before we repeat the cardinal principles how to follow the Hindu or the current affairs. First, keep things simple. Just 2 to 3 points from every articles will be sufficient. 200 वर्ड का आंसर लिखना है, करेंट का यूज मिनिमम है. सेकेंड, 80 to 20 principle. Just one newspaper like updated Hindu, just little updation required, will suffice the 80% of the demand of the exam. For 20%, अगर आप जाते हैं multiple resources, that step is towards failure. Third, less is more. Focus on important issues and news. That's all. And fourth, keep things simple and minimum. Enjoy hassle-free journey of the UPSC. Now, first article of Today Hindu. Citizenship under CAA only if claims verified. इस आर्टिकल का स्टोरी ये है कि एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आया कि बंगाल में जो SIR हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उससे बहुत सारे जो माइग्रेंट्स बंगाल में रह रहे हैं बांग्लादेश से आकर, वो स्टेटलेस हो सकते हैं. और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो प्रोविज़न था उसके तहत वो आए हैं, वो प्रोसिक्यूटेड हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इज़ नॉट ऑटोमेटिक. ये ऑटोमेटिक नहीं है कि आप प्रोसिक्यूटेड माइग्रेंट है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से, जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी में आती है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, कोई भी 6, तो आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिल जाएगा. इसके लिए आपको कंडीशन ये है कि अथॉरिटी से क्लेम वेरीफाई कराना पड़ेगा कि हाँ आप हैं, इस पार्टिकुलर 6 रिलीजन से बिलोंग करते हैं और आप इस पार्टिकुलर 3 कंट्री से आए हैं माइग्रेंट होकर. तब जाकर आपका क्लेम अथॉरिटी वेरीफाई करेगा और आपको सिटीजनशिप मिल सकती है. तो इसमें यह कहना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, इट इज़ कंडीशनल. नाउ आप लक्ष्मीकांत रीड कर सकते हैं सिटीजनशिप चैप्टर. व्हाट इज द नेचुरलाइजेशन प्रोसेस या प्रोसीजर टू गेट सिटीजनशिप. सेकेंड, गेट डिटेल ऑन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, प्रोज एंड कॉन्स, जस्ट अ लिटिल. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अगेन USA President Donald Trump has threatened to impose tariff on the Indian rice. They accuse India that India is dumping rice in their market, USA market. Now the story becomes that the impact will be minimum on India. क्यों? क्योंकि इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट हो रही है फॉरेन मार्केट में, उसका बस 3% जो है यूएसए जाता है, यूएसए मार्केट में जाता है. तो अगर यूएसए इम्पोज भी करता है टैरिफ, तो ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन राइस एक्सपोर्ट पे नहीं होगा. उल्टा, however, this will rather impact hurt USA in the form of inflation. क्योंकि जो भी यूएसए में चावल इंपोर्ट होती है, वहाँ का 25% जो इंपोर्ट है इंडिया से आती है. इंडिया कंस्टिट्यूट करता है मार्केट का, और इंडिया के पास ऑप्शंस हैं कि अपना जो एक्सपोर्ट है एल्सवेयर डाइवर्ट कर सकता है. इन द अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट डिमांड वहाँ काफ़ी ज़्यादा है. एक पॉइंट है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर. नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया ब्लॉक या अपोजिशन एमपीज मूव मोशन और इम्पीच हाई कोर्ट जज. ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हम जानेंगे कि मोशन क्या होता है और इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या होता है. बस इससे इतना है, इस आर्टिकल से हमको इतना ही गेन करना है. स्टोरी ये है कि एक मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट, हाई कोर्ट के जज का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने अथॉरिटी को डायरेक्ट किया था कोई दरगाह के बगल में कुछ दिया दीपक जलाने के लिए. तो इसको लेकर अपोजिशन का कहना है कि दिस इज़ अगेंस्ट द सेक्युलरिज्म. इस पे उन्होंने मोशन रिमूव करने के लिए प्रेजेंट कर दिए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास. आर्टिकल 217 और 124, 217 एंड 124 बिकम्स इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 217 बोलती है रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जजेस.
लेकिन इसमें ये भी प्रोविज़न है कि दिस शुड बी सेम लाइक द जजेस रिमूवल प्रोसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट जजेस का है, आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट का है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस का जो दिया हुआ है वहाँ पर कि उसका प्रोसेस सेम होनी चाहिए जो प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट जजेस का रिमूवल होता है। कंडीशन है प्रूफ्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, बहुत बार एग्जाम से पूछे गए हैं। नेक्स्ट, मोशन क्या होता है, बस इतना जानते हैं कि जब वो से अगर लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है तो 100 MP उस पर साइन कर कर प्रेजेंट करेंगे स्पीकर के। जब वहीं पे अगर राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया है तो जो चेयरमैन है राज्यसभा के उनको 50 MP साइन कर कर उसे प्रेजेंट करेंगे। अब इट इज़ अप टू देम स्पीकर और चेयरमैन कि उस मोशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर एक्सेप्ट करते हैं इफ़ एडमिटेड तब 3 मेंबर कमेटी का गठन होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक चेयरिंग जज जो अभी प्रेजेंटली वर्किंग है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का जज होंगे, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। 3 मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि द एक्यूजेशन इज़ राइट और रॉन्ग। अगर एक्यूजेशन को प्रूवन मानते हैं कि या इट इज़ राइट देन नो इट इज़ नॉट सॉरी, अगर वो एक्यूजेशन को प्रूवन मानते हैं कि नो इट इज़ नॉट रॉन्ग देन द प्रोसेस इंड्स। अगर वो मानते हैं कि या प्रूवन है, रिपोर्ट सही है, तो वो रिपोर्ट को हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं। अब इस पे वोटिंग होता है इस रेजोल्यूशन पे बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होगा, इसका प्रोविज़न है मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड द 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। अभी पासिंग होने के बाद ये फिर प्रेजेंट होगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसे साइन करेगा और रिमूवल प्रोसेस इज कंप्लीटेड। हमें बस जानना था कि मोशन से लेकर रिमूवल प्रोसेस या इम्पीचमेंट प्रोसेस तक का प्रोसीजर क्या है, बस इतना जानना था। नेक्स्ट, हाँ कंडीशन है कि अदर कंडीशन बस प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, दिस द ओनली 2 कंडीशन गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आर्टिकल GS1 एंड GS2 में इंपॉर्टेंट है। GS2 में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए, GS1 में सोसाइटी के लिए। इसका कहानी ये है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जिसमें जितने भी कंपनीज फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं लेबर लॉज से या रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा एक गाइडलाइन जिसमें 18 से 52 साल के वीमेन को एक दिन के लिए हर मंथ में मेंस्ट्रुअल लीव देना होगा। इसको लेकर जजमेंट सुनवाई हो रही थी हाई कोर्ट में। पहले तो हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, बट उसी दिन फिर हाई कोर्ट ने स्टे को अपना वापस ले लिया इस पर कि वहाँ का जो एडवोकेट जनरल का कहना था कि हमें और समय दिया जाए इस पर विचार करने के लिए, हम आगे अपना जो भी रिपोर्ट है केसेस को प्रेजेंट करेंगे, तो उसको स्टे ले लिए गए। इंपॉर्टेंट बस इसलिए है कि सोसाइटी में कि हाँ मेंस्ट्रुअल लीव देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये इशू है, अपना अपना उसका प्रोज है कौन से, इस पर डिटेल में तैयार करने की ज़रूरत है। वी विल सी दिस इशू लेटर इफ इवॉल्व द आर्टिकल्स। नेक्स्ट आर्टिकल 2 टॉपिक है, 2 यहाँ से डेटा हमें चाहिए, बस 2 डेटा और कुछ नहीं। 2 डेटा चाहिए। पहला डेटा कि कैग का कहना है कि ओनली 70% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। जब सेकेंडरी लेवल से हायर सेकेंडरी लेवल पर जब ट्रांजिशन हो रही है स्टूडेंट का, तो ये उड़ीसा का डेटा है कि मात्र 70% है जो ट्रांजिशन सेकेंडरी लेवल से हायर सेकेंडरी लेवल में एडमिशन ले रहे हैं, अदरवाइज 30% ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। ये बस डेटा है, एग्जैक्टली नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट एक है कि डिस्क्रिपेंसी इन इंडियन डेटा। लास्ट में एक डिस्क्रिपेंसी को उजागर किए हैं कि पहले ऑफिसर्स ने दिखाया था कि मोर देन 100% है, लेकिन अब पाया गया 2018 में, अब पाया है कि नो इट इज़ जस्ट 70%। सेकेंड है कि फेशियल रिकॉग्निशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करप्शन थ्रू टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी का से यूज़ करके हम कैसे करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी आया फेशियल रिडक्शन एंड 1 टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन मैंडेटरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक होम राशन। पोषण टू जो स्कीम है उसके अंडर जो ट्रैकर है ऐप पोषण टू ट्रैकर, उसमें अब जो भी
रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लैक्टेटिंग मदर्स एंड प्रेग्नेंट मदर्स एंड एडोलसेंट टीनेज गर्ल्स को दिया जाता है। इसमें तीन को दिया जाता है। उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें मैंडेटरी है कि फेशियल रिकॉग्निशन होगा बेनिफिशियरी का और वन टाइम पासवर्ड, जैसे मोबाइल पर बेनिफिशियरी के मोबाइल पे वन टाइम OTP आएगा, उस OTP को आशा वर्कर या फिर ANM जो है वो डालेंगे। उसके बाद जब अप्रूवल हो वहाँ से आएगा तब जाकर वो उन्हें देना है। इसका लेकर इश्यूज़ हैं कि उन लोग बोल रहा है कि ज़्यादा आशा वर्कर्स का कहना है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, और गवर्नमेंट का कहना है कि इससे करप्शन का रिड्यूस होगा। ना नेक्स्ट, दिस इम्पोर्टेंट बिकम्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव। रिसेंटली आदित्य L1 जो कि इंडिया का सोलर मिशन था 2023 में लॉन्च किया गया था, अभी बैठा हुआ है लैंगरंग पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर पर अर्थ से दूर। ये सोलर सन और अर्थ के बीच में बैठा हुआ है और सन को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है, क्या सन के सरफेस पे होता है, कैसे सोलर स्टॉर्म आती है। रिसेंटली इसने फाइंड किया है ना कि इसने और नासा के कुछ सैटेलाइट्स मिलकर फाइंड किया है एक जो 2024 में सोलर स्टॉर्म आया था, वो यूनिक बिहेव कैसे किया, क्या रीजन था उसके यूनिक बिहेवियर करने का। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सोलर स्टॉर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है UPSC में कि इम्पैक्ट क्या है सोलर स्टॉर्म का। पहले तो सोलर स्टॉर्म आती है, हमेशा सोलर के सरफेस पर एक स्टॉर्म आती रहती है, उसे सोलर स्टॉर्म कहते हैं। जब सोलर स्टॉर्म आती है तो सोलर सन सरफेस अपने सरफेस से इजेक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस, फोटोन, मैसिव बबल्स ऑफ हॉट गैस एंड मैग्नेटिक एनर्जी वो इजेक्ट करता है यूनिवर्स में। वो अर्थ से आकर अर्थ से सरफेस से इंटरेक्ट करता है, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, और उस इंटरेक्शन से इम्पैक्ट क्या होता है कि सैटेलाइट्स जो भी आउटर अर्थ में उन पे इम्पैक्ट होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम पे इम्पैक्ट होता है, GPS पे इम्पैक्ट होता है, पावर ग्रिड पे भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई पावर ग्रिड उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो कौन कौन से एरिया इम्पैक्ट होंगे उस पर ही UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, that's all for this topic. Next we move next topic. This is the most important editorial of this day. That editorial, that one was not important, but this is important. इसका कहानी क्या है, स्टोरी ये है कि इनका इस आर्टिकल में बात ये कहा गया है कि हेल्थ सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन राइज कर रही है। अब चैलेंजेस है, उसका अपना चैलेंजेस है कि जब प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हो रही है हेल्थ सेक्टर में तो पब्लिक सेक्टर जो ऑलरेडी डिलेपिटेटेड सिचुएशन में है, जो कि उसका सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वीक है और ज़्यादा वीक होगा, उस पर ध्यान देना कम हो जाएगा, और बहुत सारे मास करोड्स ऑफ पीपल जो पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका एक्सेसिबिलिटी इससे रिड्यूस होगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि हमने मार्केट तो एक्सेस दे दिया प्राइवेट सेक्टर को, मार्केट ओपन कर दिया। 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था उसके बाद फिर जो भी करप्शंस हुए थे शेयर मार्केट में, उसका कहना था कि whenever we open market without regulation then it is prone to corruption। तो मार्केट हमने ओपन कर दिया लेकिन अपना अभी तक एक प्रॉपर स्ट्रेंथेंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं लाए हैं इस फील्ड में, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के फील्ड में। इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है कि प्राइसेस आर या फीसेज आर ओवर आर्चिंग, बहुत ज़्यादा फीस प्राइवेट सेक्टर लेता है, प्राइवेट हॉस्पिटल लेता है। अननेसेसरी मेडिकल प्रोसीजर होता है, जिसको ऑपरेशन नहीं करना की ज़रूरत है उसे भी ऑपरेशन कर दिया जाता है। ओपेक, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फीस का क्या प्रोसीजर है, क्यों किस प्रोसीजर पे इतना फीस लिया गया है, टोटल ओपेक है, मतलब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है उसमें। सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इसमें दिया है कि प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग नहीं है जो कोई होनी चाहिए था। थर्ड पॉइंट इसमें दिया है कि गवर्नमेंट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है इस डेटा को पुट करना है। गवर्नमेंट का जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है 2% ऑफ बजट का है, बजट का कितना 2%, जीडीपी का 1.3% एंड $25 पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है 2% बजट का, 1.3% जीडीपी का और $25 है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। और मोर फोकस कर रही है गवर्नमेंट इंश्योरेंस पे,
अभी भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो पब्लिक का है 50%। आउट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कि पब्लिक अपने जो भी हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर होती है तो पब्लिक अपने पॉकेट से कितना देती है। तो इंडिया में रिसेंटली 5 से 6 साल पहले 70% था, अब ये घट के 50% हो चुका है। हेल्थ स्पेंडिंग पब्लिक अपने पॉकेट से कितना खर्चा करती है हेल्थ में ओवरऑल 50%। नाउ इनका आर्टिकल का सॉल्यूशन ये है कि हमें ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हटा दो और टोटली प्राइवेट, दोनों को एग्जिस्टेंस ला। द एज ऑफ प्राइवेटाइजेशन है कि जाने वाला नहीं है, दिस इज एज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, बट दोनों को एक साथ काम करो, पब्लिक सेक्टर भी हो प्राइवेट सेक्टर भी हो। उससे क्या है, कंपटीशन मिलेगा। कंपटीशन में प्राइवेट सेक्टर भी रेगुलेशन में रहेगा और पब्लिक सेक्टर को फोर्स किया जाएगा कि अपने आप को फोर्स किया जाएगा कि और ज़्यादा हाई क्वालिटी सर्विस डिलीवरी करने के लिए और इम्प्रूव करेगा, कंपटीशन मिलेगा। तो आर्टिकल में कहना है कि एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क बने, प्रॉपर रेगुलेशन मैकेनिज्म हो, स्ट्रेंथन किया जाए इंडिया का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करें, जो स्टाफ्स हो उनको भी वैकेंसी को फिल करें। और इनका कहना है, टोटल आर्टिकल का कंक्लूजन लास्ट में ये देते हैं कि हेल्थ केयर फॉर द पीपल नॉट फॉर द प्रॉफिट। मतलब 2 या 3 सेक्टर है जहाँ पर गवर्नमेंट का प्रेजेंस तो होनी चाहिए, एजुकेशन में, हेल्थ में, अदरवाइज इट विल बी लाइक डेमोक्रेसी। फिर है क्या? डेमोक्रेसी का पर्पस ही कि गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल। तो हेल्थ और एजुकेशन ऐसा है जो एक सारे अधिकांश पुअर पीपल को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, इससे ज़्यादा उन्हें बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट है, जो करेंटली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है, इससे रिलेटेड पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से मिल रहा है। मात्र 2 पॉइंट यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट निकालेंगे हम। पहला पॉइंट है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि एक्यूरेसी ऑफ इलेक्टोरल रोल में एक्यूरेसी लाने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन के कारण या फिर किसी डेथ के कारण या फिर डबल एंट्री के कारण इलेक्टोरल रोल भी 10 साल 20 साल या 30 साल में इनएक्यूरेट हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर 10 साल 15 साल या टाइम पर उसे एक्यूरेसी मेंटेन किया जाए इंटेंसिव रिवीजन करके। इनका कहना है कि इस आर्टिकल में कहना है कि 2 डिवीजन होती है, इंटेंसिव और एक इंटेंसिव रिवीजन और सेकेंड डिवीजन होती है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, जिसमें मिनिमल टाइम पर 1 साल पर 2 साल पर हर बार उस पर रिवीजन होती रहती है। लेकिन इंटेंसिव में ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर उसका रिवीजन होगा। सेकेंड इसका पॉइंट करना है कि लास्ट जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो 2002-3 में हुआ था। सॉरी, सेकेंड आई हैव फॉरगेटन दैट द वन इंटेंसिव एंड सेकेंड इज समरी रिवीजन। द लास्ट समरी रिवीजन मतलब कि हर साल स्मॉल चेंजेस होती है। इंटेंसिव रिवीजन मतलब कि लार्ज एक्सटेंड मैसिव चेंजेस हुआ है इलेक्टोरल रोल में। लास्ट इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ था वो 2002-3 में हुआ था। रैपिड माइग्रेशन, एक्सपेंडिंग अर्बन सेंटर, हाई मोबिलिटी, ये फैक्टर है जिससे कि इलेक्टोरल रोल का एक्यूरेसी बिगड़ता है। कभी अपना गांव में इनरोल करा लिया, कोई शहर में गया बस गया तो शहर में इनरोल करा लिया। इससे क्या है कि डबल एंट्री हो जाते हैं। कोई डेथ हुआ, उसका ऐड नहीं हुआ कि उनका डेथ हो चुका है। इस तरीका का इरेगुलरिटीज़ को, इन एक्यूरेसीज को सुधारने के लिए किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा इनका कहना है कि बिहार में जो भी हुआ सक्सेसफुल हो गया, इनका कहना है, इस आर्टिकल में कहना है। और 65 जो लेफ्ट आउट हुए थे उनमें से बहुत माइन्यूट थे जो री एप्लीकेशन दिए कि हमने लेफ्ट आउट हो गए। उसमें बहुत सारे कोई एप्लीकेशन आया नहीं वापस कि हमें क्यों लेफ्ट आउट किया गया। मतलब कि वो टोटली इसमें से 80 to 90% जो डेटा था वो रियली में इनएक्यूरेट थे। इसी कारण कोई बाद में एप्लीकेशन आया नहीं कि ग्रीवांसेस नहीं आई इलेक्शन कमीशन के पास। नेक्स्ट आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डज गूगल क्वांटम इक्वल्स ब्रिंग क्यू डे? क्यू डे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू डे कंसेप्ट है यूपीएससी के लिए, हमें भी जानना है। एक बड़ा इंक्विजिटिव है कि एक दिन क्यू डे आएगा। उस दिन जितने भी इनक्रिप्टेड डेटा हैं, चाहे आधार कार्ड से रिलेटेड जितने भी छुपा के गवर्नमेंट रख रही है, प्राइवेट कंपनियां रख रही है,
आधार कार्ड से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, आपने जो इंक्रिप्टेड टॉक किए हैं व्हाट्सएप से, जो भी डेटा इंक्रिप्टेड, यहाँ तक क्रिप्टो करेंसी, सारे के सारे डेटा को रिकवर कर लिया जाएगा या फिर उसे ब्रेक कर दिया जाएगा। एक समय आएगा, कब आएगा? जब क्वांटम कंप्यूटर अब इतना पावरफुल हो जाएगा, और ऐसा बोला जाता है कि 2048 तक ही आ सकता है। क्वांटम कंप्यूटर इतना पावरफुल हो जाएगा कि किसी भी इंक्रिप्शन को ब्रेक कर सकता है। उस दिन को बोलते हैं क्यू डे। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। व्हाट इज़ क्यू डे? इसमें गूगल ने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू हासिल किया है इस आर्टिकल में, कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर अपना इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कैसे करता है। पहले आया क्लासिकल, अभी भी क्लासिकल कंप्यूटर नहीं चल रही है जो क्लासिकल फिजिक्स के नियम को फॉलो करती है। फिर सुपर कंप्यूटर आया। सुपर कंप्यूटर का भी यूज एक्सटेंसिव लेवल गवर्नमेंट कर रही है काफ़ी, जो कि सुपर कंप्यूटर मतलब मोर मैग्नीफाइड पावर टू डू वर्क, जिसमें वेदर में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। वेदर में वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट में, कोरोना का जो मेडिसिन का रिसर्च में, हेल्थ सेक्टर में मेडिसिन रिसर्च में उसका यूज़ हो रही है। और नेक्स्ट जो रिसर्च हो रही है क्वांटम कंप्यूटर पे हो रही है। क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल मैकेनिज्म जो फिजिक्स है उसको फॉलो न कर क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करती है। उसमें क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करती है। इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है क्यूबिट्स, 2 साल पहले यूपीएससी पूछ चुका है व्हाट इज क्यूबिट्स, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट नाउ। क्वांटम कंप्यूटर एक्सप्लॉइट करती है कि 2 मैकेनिज्म पे काम करती है, एक्सप्लॉइट करती है। सुपर इम्पोजिशन पे, मतलब कि 1 या 0 साइमल्टेनियसली हो सकता है, कभी भी 1 या 0 दोनों साइमल्टेनियस हो सकता है। क्लासिकल में क्या होता है, कभी 1 होगा या फिर 0 होगा, कोई एक होगा। लेकिन इसमें क्या है कि एबिलिटी टू एग्जिस्ट बोथ 0 एंड साइमल्टेनियसली, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। एक इंटेंगलमेंट, उसमें क्यूबिट्स इन्फ्लुएंस ईच अदर इंस्टेंटली। जब 2 पोजीशन पे हैं, एक को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरा अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी, इसको बोलते हैं इंटेंगलमेंट। इस पे भी 2 प्रिंसिपल्स हैं इसके। लेट क्वांटम मेनी पॉसिबिलिटी एट वंस, इससे क्या है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी एक साथ पे 2 सुपर इम्पोजिशन और इंटेंगलमेंट के कारण आप फाइंड आउट किया जा सकता है। एग्जाम परस्पेक्टिव से एक और 2 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटर है, प्रोसेसर गूगल्स विल्डो बोलते हैं उसको, जो IBM का है उसको कॉन्डोर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेसर का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। क्यू डे क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है। क्यू डे का भी वही, यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर बिकम्स पावरफुल इनफ टू ब्रेक पब्लिक की इंस्क्रिप्शन। एनी इनक्रिप्टेड डेटा स्टोर टुडे कुड बी डिकोडेड लेटर। आप कुछ भी, आप व्हाट्सएप पे इनक्रिप्टेड डेटा रखे हुए हैं, फ़ोन में रखे हुए हैं, वो कभी ऐसा समय आएगा जो उसको ब्रेक कर दिया जाएगा। बोला जाता है कि 2048 में क्यू डे आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट, सूर्य किरण एक्सरसाइज, इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ हुआ है? पिथौरागढ़, उत्तराखंड। सूरज का शादी किरण से हुआ। ऐसे क्या है कि याद हो जाएगा। नेपाल में सूरज मतलब बिहार, नेपाल और इंडिया में रोटी बेटी का रिश्ता है, तो इस एक्रोनिम से याद कर सकते हैं, सूर्य किरण। अब सूरज कहाँ और कहाँ की और किरण कहाँ की, आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आर्टिकल को इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट यहाँ से लेना है। एक पॉइंट हमें लेना है कि प्रेजेंटली जो इलेक्शन कमीशन और इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के लिए पॉइंट लेना है। प्रेजेंटली जो पैनल है, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 इलेक्ट्रोल कमीशन को अपॉइंट करने के लिए जो पैनल बनती है, उसमें कौन कौन है? PM है, लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ लोकसभा है, लोकसभा के हैं, और एक है कैबिनेट मिनिस्टर, जिसे PM ही अपॉइंट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। अपोजिशन का कहना है, या फिर ये एक कंसेशंस डिमांड है कि इसमें इसको रिफॉर्म कर CGI को भी इंक्लूड कर दिया जाए और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा को इंक्लूड कर दिया जाए। एटलीस्ट इनको तो इंक्लूड करनी चाहिए। जब भी क्वेश्चंस आए इलेक्ट्रोल रिफॉर्म से रिलेटेड या फिर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए, तो ये रिफॉर्म जरूर पुट आउट करना है। नेक्स्ट,
ये है GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड GS3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें स्टोरी ये है, कहानी ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPPIIT एक फ्रेमवर्क लाया है, नोटिफिकेशन लाया है, जिसमें बोला गया है कि जो इशू चल रहे हैं ना कि ChatGPT अपना लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल को कैसे ट्रेन करेगा, सच ChatGPT डेटा उसको चाहिए कंटिन्यूसली ChatGPT को या लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल को अपने ChatGPT को ट्रेन करने के लिए, अपने मैकेनिज्म को ट्रेन करने के लिए कंटिन्यूसली डेटा फीड करना पड़ता है। तो कंट्रोवर्सी क्या है कि जो भी डेटा क्रिएटर है, जिस मीडिया हाउस हो गया, नॉर्मली हिंदू और ChatGPT में चल रही है केस हाई कोर्ट में कि मेरा जो डेटा को है वो ChatGPT यूज़ कर रही है, इसको लेकर। तो इसी फ्रेमवर्क में गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी पब्लिकली, इसमें पहला पॉइंट है कि पब्लिकली अवेलेबल डेटा जो है, जो कि एक्सेसिबल है किसी भी पब्लिक के लिए ओपनली, उसको ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, पहला। सेकेंड, हाँ पहला ये इसका पॉजिटिव पॉइंट के बैलेंस करता है कॉपीराइट होल्डर्स को और राइट्स को और इनोवेशन को बैलेंस करता है। इनोवेशन मतलब कि अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे डेटा को तो फिर ट्रेनिंग कैसे करे, ट्रेनिंग कैसे दे पाएगा अपने लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल या कोई भी स्टार्टअप जो AI अपना लेकर आ रही है, उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो बूस्ट AI इनोवेशन को भी बूस्ट करती है, बैलेंस करती है। इवन ए स्मॉल स्टार्टअप कैन ट्रेन दी लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। प्रिवेंट मोनोपोली इसमें क्या है कि बड़ा जो कंपनी है वो तो खरीद सकते हैं डेटा, लेकिन छोटा कंपनी खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए अगर पब्लिकली अवेलेबल डेटा है तो वो अवेलेबल हो जाएगा वो स्मॉल स्टार्टअप AI के लिए। फेयर कंपटीशन कॉम्पेंसेशन, एक और भूल गए, दूसरा इसमें प्रोविज़न था कि रॉयल्टी मॉडल दिया जाएगा कि आपको कॉपीराइट सोसाइटी शुड बी क्रिएटेड। एक इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाएगा, उसका नाम होगा कॉपीराइट सोसाइटी। वो रॉयल्टी कलेक्ट करेगी AI डेवलपर से और उसे मेंबर्स में और नॉन मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह फेयर कंपेंसेशन मिलेगा सारे को। लेकिन नेगेटिव पॉइंट है कि हाउ टू कैलकुलेट द फेयर रॉयल्टी कैलकुलेट कैसे करें। दूसरी ग्लोबल जो AI है वो इस रूल्स को या रेगुलेशंस को नहीं भी मान सकते हैं, वो बैकलेस हो सकता है उसका। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। Thank you. Do like, share and subscribe. Thank you for the today.